दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और मैं हाजिर हूं एक बार फिर क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियोज लेकर। दोस्तों, अभी तक की वीडियोज में जो हमने बात की थी वो सिर्फ कंप्लेनेंट साइड के बारे में ही आपको बताया था। थाने में एफआईआर लिखने से लेकर ट्रायल खत्म होने तक अगर आप कंप्लेनेंट साइड के अधिवक्ता हैं तभी आप उसका लाभ उठा सकते थे। अभी तक कंप्लेनेंट साइड का ही बताया था और पहले कंप्लेनेंट साइड का इसलिए बताया था क्योंकि वो थोड़ा कम प्रोसेस होता है, बहुत कम प्रैक्टिस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से अधिवक्ता हायर होते हैं और लोग उसमें काम करते हैं, तो इसलिए छोटा सा प्रोसेस था तो हमने कहा पहले उसे खत्म कर लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है, जो ज्यादातर अधिवक्ता जिस पर काम करते हैं, वो एक्यूज साइड का है, जिसके ऊपर एफआईआर लिखी जानी है या एफआईआर लिख गई है। वो अगर आपको हायर करता है एज अधिवक्ता तो आप कैसे उस पर उसको रिलीफ दिलवाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया करेंगे, ये अब हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप सारी चीजें सीख जाएंगे। कोई हवा नहीं है, एकदम आसान चीजें हैं और आसान भाषा में ही आपको मैं बताने भी वाला हूं। कोई बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत किताबी ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूं। किताब में तो सब कुछ लिखा है, आप जाकर वही पढ़ सकते हो। हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि कैसे क्या हम लोग करते हैं, वही मैं आपको भी बताऊंगा। पिछली जो वीडियोज आई थी उस पर आप सबने बहुत ही प्रेम और स्नेह लुटाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको देखा और देखा तो देखा ही, व्यूज का तो है, सोशल मीडिया आता जाता रहता है, लेकिन हमने ये देखा कि उससे हमने कई अधिवक्ताओं की मदद भी की। कई लोग उससे सेटिस्फाइड थे कि सर, ये जो हमारे नए अधिवक्ता साथी थे कि सर ये हमारे लिए रामबाण था, इसका प्रयोग हमने किया, इससे बहुत कुछ सीखा। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग सारी चीजों को सीख जाए। अभी तक वीडियोज में मैंने कभी सब्सक्राइब शेयर कहा ही नहीं है, तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। आप चीजों को सीखें, आप लोग आगे बढ़ें, यही मेरे लिए सारी चीजें मायने रखती हैं। अब निवेदन एक आपसे ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चूंकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। जो मेहनत की जा रही है इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आरोपी है, जो एक्यूज साइड है, उसके खिलाफ किस स्थिति में आपको वो हायर करेगा। सबसे पहले तो क्रिमिनल मामले में जब उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी होगी तब वो आपके बारे में सोचेगा। सोचता कैसे है, जो क्लाइंट है वो कैसे सोचता है, क्या करता है? सबसे पहले नेता, मंत्री, विधायक सबसे शोर सिफारिश लगाता है कि साहब मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी जानी है और थाने में एफआईआर लिख जानी है। हमारे विपक्षी ने जाकर थाने में तहरीर दे दी है, अब मेरे खिलाफ एफआईआर लिख जाएगी, आप सिफारिश कर दीजिए। पहले विधायक के पास पहुंचेगा, प्रधान के पास पहुंचेगा, जिला पंचायत के पास पहुंचेगा, सांसद के पास पहुंचेगा कि किसी तरह मुझे बचाइए। अगर सारी जगहों से फोन गया या नहीं गया, या फिर गया भी फोन, तब भी मजबूरियां कुछ ऐसी हुई कि उसके खिलाफ एफआईआर लिख जाने को ही है, तब उसके पास अगला ऑप्शन ये होता है कि वो वकील को ढूंढता है व्यक्ति कि भैया अब वकील की जरूरत है, क्योंकि एफआईआर लिख जाने वाली है। अब वकील अगर अपने पास नहीं रहेगा तो अपना काम नहीं बन पाएगा। अब वो आपके पास आएगा, तो आपके पास आने के बाद पहला काम क्या कहेगा? अगर उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी है, पहली चीज आपको बताएगा ये कि वकील साहब कुछ भी करिए, किसी भी तरह से दरोगा को मैनेज कर लीजिए, एसएचओ को मैनेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसा करिए कि मेरे खिलाफ एफआईआर न लिखी जाए। पैसा जो भी खर्चा होगा सब मैं देने को तैयार हूं। वो आपको बताएगा मैं 1,50,000 देने को तैयार हूँ, 1,00,000 2,00,000 देने को तैयार हूँ, आप जो भी हो किसी तरह से मुझे बचा लीजिए। वहां से सिफारिश लगवा कर आया होता है, ज्यादातर स्थितियों में, सबकी नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई वकील के ही पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। लेकिन आने के बाद ये कहेंगे कि साहब किसी तरह बचाओ, एफआईआर न लिखी जाए, पैसा जो लगेगा लगे। लेकिन अगर आप नए अधिवक्ता साथी हैं तो आपको यही बच के रहना होगा। सबसे बड़ी चीज यही बचना है। आपको होगा क्या? आपको तो लालच दे ही रहे हैं कि 1,00,000 2,00,000 हम दे रहे हैं, आप एसएचओ को भी मैनेज कीजिए, आप दरोगा को भी मैनेज कीजिए, और आपको लगेगा कुछ मेरा भी बच जाएगा तो इसमें कर लेते हैं। ये नहीं, आपको दलाली नहीं करनी। आप एक पेशेवर अधिवक्ता हैं, आप दलाल नहीं है। आप उसको लीगल रेमेडी जो दिलवा सकते हैं उसके लिए उसे आश्वासन दीजिए, दलाली करने का आश्वासन आप मत दीजिए। होगा क्या, अगर आप इसमें टप जाएंगे तो जो मेहनत आप कर रहे हैं उससे अच्छा आपको लगेगा कि पहली बार लगता है गलत काम में, पहली बार अच्छा लगता है कि यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, चलकर एसएचओ से बात करें,
उसकी केबिन में बैठकर चाय भी पियेंगे, 50 उसको देंगे, 50 खुद रखेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ये भविष्य के लिए आपके ऊपर ठप्पा दलाल का लगेगा, वकील का नहीं लगेगा। एक जो मेरिट का वकील होता है वो आपके पास ठप्पा नहीं लगेगा, आपके पास दलाल वाला ठप्पा लगेगा। कई बार काम होगा, कई बार काम नहीं होगा, वो पुलिस का क्या भरोसा नहीं। कह दें ऊपर से ऑर्डर आ गया था, हमने एफआईआर लिख दे, पैसा भी ले ले, फिर आप पुलिस से झगड़ा करते फिरेंगे, या क्लाइंट का विश्वास आपके ऊपर से उठेगा। तो ये सब चीजों से आपको बच के रहना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सिफारिश नहीं करनी है। अगर फर्जी एफआईआर उसके खिलाफ लिखी जा रही है, आपको लग रहा है कि इसके खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखी जा रही है, आप एसएचओ को फोन करिए, थाने पर जाकर बात करिए, उससे बताइए कि इसके खिलाफ गलत एफआईआर आप लिखने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप इसको ना करें। या कोई और काम है थाने का, आप सिफारिश कर दीजिए फ्री में, लेकिन पैसे के लेन देन में आपको नहीं फंसना। डेली मैं भी सिफारिश करता हूँ, कहीं नहीं तो गांव के लोग, रिश्तेदार, इनका मामला कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। डेली फोन करता हूँ, कई थानों पर फोन करता हूँ, यहाँ तक कि एसपी तक से बात करता हूँ, डीआईजी तक से बात करता हूँ, अगर कहीं काम नहीं होता, लेकिन मैं सिफारिश ही करता हूँ। सही चीज है अगर तो मैं सिफारिश कर दूंगा, दलाली नहीं करना, दलाली में आपको नहीं फंसना है। ये चीजें आप क्लियर रखिएगा, आपको जीवन में ये चीजें मिलेंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी। अगर आप प्रैक्टिस में आ गए हैं, इससे आपको बाइकआउट करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ, उनके खिलाफ, भाई साहब के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो गई। अगर एफआईआर पंजीकृत हो गई तो भाई अब तो लीगल रेमेडी चाहिए। अब एफआईआर जब पंजीकृत उनके खिलाफ हो जाए तो आपको ये करना है, अगर आप अधिवक्ता हैं तो उनको थाने डायरेक्ट नहीं भेजना है। पता नहीं किस सेक्शन में एफआईआर लिखी गई हो, दरोगा उनको धर ले, पकड़ के जेल भेज दे, तो इसमें ये हो सकता है, कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें आप जेल जाने से बचा भी सकते हैं लोगों को। तो डायरेक्ट उनको थाने पर नहीं भेजना है। थाने पर अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं, आपने लिंक के माध्यम से एफआईआर निकलवानी है। एफआईआर कैसे निकलेगी? अगर आप अधिवक्ता हैं तो, अगर आप यूपी में हैं तो आप यूपी कॉप एक ऐप है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही ऐप है यूपी कॉप, उसमें डेट वाइज भी निकल आती है, कितनी डेट से कितनी डेट तक आपको संभावना है कि एफआईआर लिखी गई है, तो उसमें से एफआईआर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस पर 376 के मैटर नहीं आते हैं, उसमें चूंकि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो जाने का भय होता है, इसलिए 376 के आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अन्य एफआईआर मिल जाएंगे। लेकिन अब ये मान लेते हैं, कई बार ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ उस पर यूपी कॉप वाले एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ 376 के ही एफआईआर नहीं मिलेंगे। पुलिस नहीं चाहती है वो एफआईआर लिस्ट नहीं होता, नहीं वो डालते हैं इंटरनेट पर, तब कैसे निकलवाएंगे आप? इसके लिए आपको ये करना है, जब भी किसी भी थाने में एफआईआर पंजीकृत होती है तो उसके 2-3 दिन के अंदर एक प्रति कोर्ट में भी भिजवाई जाती है। कोर्ट में प्रक्रिया क्या होती है, वहां से सीओ ऑफिस आती है, सीओ क्या करता है, सीओ उसको एक प्रति को कोर्ट में भी भेज देता है, अपने जो उनके पैरोकार आते हैं उनके माध्यम से। कोर्ट में वो एफआईआर जो है उसको मजिस्ट्रेट सीन करता है और फिर ऑफिस में वो सुरक्षित हो जाती है। सीन हो जाने के बाद में एफआईआर जब मजिस्ट्रेट सीन कर ले तो संबंधित जो बाबू है, आपके थाने का जो मजिस्ट्रेट होगा वही सीन करेगा, उससे संबंधित जो बाबू है उसके पास वो एफआईआर रखी रहती है। आप उस एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मान रहा है तो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके ले लीजिए, आपकी सर्टिफाइड भी बन सकती है। ये आप ध्यान रखिए, एफआईआर ये नहीं है कि आपका राइट नहीं है एफआईआर निकलवाना। अगर कोर्ट में आ गई है तो आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके उसका सर्टिफाइड कॉपी बनवाना, अगर नहीं दे रहा नहीं तो वैसे कॉपी करवाना। ये हो जाएगा आपके एफआईआर का। अब जब आपको एफआईआर मिल गई, आपके पास एफआईआर आ गई, तब आपको देखना यह है कि एफआईआर किस सेक्शन में रजिस्टर हुई है और उस सेक्शन में सजाएं कितनी है। अगर मैक्सिमम सजा 7 साल तक है, जितने भी सेक्शन में रजिस्टर किया गया उसमें सजा 7 साल या 7 साल से कम है, तब इसमें आपको ये मानकर चलना है कि इसमें पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। ये आपका काम है कि आप उसमें देखेंगे कि सेक्शंस जो लगी हैं उसमें सजाएं कितनी। अगर मान लिया सजाएं ठीक है, आपको पता चल गया कि पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं करेगी, 7 साल तक की सजा है, तब पुलिस क्या करेगी? पुलिस सेक्शन 41A का एक नोटिस देगी। नए कानून में क्या हुआ है आप कंपेयर कर लीजिएगा, मैं आपको पुराने कानून के हिसाब से बता रहा हूं।
41A क्या हो गया है ये आप कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति को 41A की नोटिस देगी। अब जब आपने एफआईआर देख ली, आपको पता चल गया कि सेक्शंस जो हैं उनमें सजाएं 7 साल या 7 साल से कम है, तो आप अपने क्लाइंट को आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन यहां भी आपको एक बारीकी मैं आपको बता दूं क्या करते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले अगर छोटी सेक्शंस में भी एफआईआर पंजीकृत करते हैं और अगर उन्हें गिरफ्तार करना है, प्रेशर बनाना है, तो क्लाइंट को आपके थाने पर बुलाकर उसका 151 में 107-16 में चालान कर देते हैं सीआरपीसी। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। कर देते हैं कि दूसरा जो पक्ष है उसको संतुष्टि हो जाए कि पुलिस वालों ने पकड़कर जेल भेजा, या पुलिस वाले और खुंदक खा जाएं और दिल पे ले ले पूरी चीजों को, तो वो क्या करेंगे, तब वो ये करते हैं कि वो दिखा देते हैं इसमें जो 41A की नोटिस देते हैं, एक दो बार देंगे नोटिस, फिर दिखा देंगे कि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है व्यक्ति, और फिर उसे उठा लेंगे, उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया तभी कर पाएंगे जब वो कोर्ट से एनबीडब्ल्यू करवाएंगे। तब कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी जो आईओ होते हैं ये अपनी एप्लीकेशन लगाते रहते हैं कि मुझे विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जाए। एनबीडब्ल्यू बाद 82-83 भी जारी करवा सकते हैं आपको पकड़ने के लिए। ये एक अलग प्रक्रिया होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पुलिस क्या करती है कि अगर उसे गिरफ्तार करना होता है तो वो अपना सारा चोचला बना लेती है कि वो हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और ये कर देती है। लेकिन बिना कोर्ट के परमिशन के ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। आपको एकदम मजबूत अगर आपको चीजें करनी है कि हाँ नहीं मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, 41A की कंप्लायंस ही कराई जाए, तो इस स्थिति में आप इस एफआईआर को ले जाकर क्वेसिंग में डाल दीजिए हाई कोर्ट में। आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेसिंग में जाइए, वहां से अगर आपकी एफआईआर क्वेस नहीं होगी, प्रथम दृष्टया पूरी तरह से मामला गलत नहीं लग रहा होगा, एक तो आपके पास चांसेस है कि अगर फर्जी एफआईआर है तो क्वेस हो जाएगी, अगर क्वेस नहीं होती है तो वहां से 41A का डायरेक्शन हो जाता है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट 4 लाइन लिखा देती है कि 41A का नोटिस की इनके पास कंप्लायंस करवाइए और इसके बाद में आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करिए। तब इसमें क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो बाध्य हो जाते हैं, 41A की कंप्लायंस कराते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं करते। ये आप कर सकते हैं अगर 7 ईयर तक है तो। और अगर 7 ईयर तक है, 41A की कंप्लायंस हो गई, आप हाई कोर्ट गए, 41A का डायरेक्शन ले आए हैं, तब आप अपने क्लाइंट को ये आश्वासन देंगे कि अब आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए। जहां भी दरोगा बुला रहा है, जो भी गवाह मांग रहा है या आपके बयान लेना चाह रहा है, तो आप दरोगा से जाकर मिलिए और कोऑपरेट करिए। अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके बाद में देखा जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने एफआईआर जो देखी, जो आपको एफआईआर मिली, उस एफआईआर में जो सेक्शंस लगी हैं उसमें सजाएं 7 साल या 7 साल से अधिक हैं। 7 साल तक तो 41A हो जाएगा। अब इसके बाद में 7 साल से अगर अधिक सजाएं हैं, 10 साल सजा है, 20 साल सजा है, ऐसे बड़े सेक्शंस में आपके क्लाइंट के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो गया, तब आपको क्या करना चाहिए? तब इस स्थिति में भी आपको अपने क्लाइंट को बचा कर रखना है, उसे बता देना है कि तुम्हें पुलिस के पास सामने नहीं जाना है। अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है कि हम जेल ना जाए, तो आपको पुलिस से बचकर रहना होगा। मैंने जो एफआईआर निकलवाने की प्रोसेस बताई, इस प्रोसेस से आप एफआईआर निकलवाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, यहां से भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा, आप एफआईआर क्वेसिंग में जाएंगे हाई कोर्ट में कि ये फर्जी एफआईआर लिख दी साहब, और इतने गंभीर सेक्शंस में लिख दी, पूरी तरह से फर्जी मुकदमा है, इसे क्वेस किया जाए। हाई कोर्ट आपके ग्राउंड्स को देखेगा, आपके प्रथम दृष्टया मामला आपके खिलाफ बन रहा है या नहीं बन रहा है ये देखेगा। अगर हाई कोर्ट को आप कन्विंस कर ले जाते हैं, तब इस स्थिति में हाई कोर्ट आपको अरेस्ट स्टे प्रदान कर देगा कि नेक्स्ट डेट तक, जब तक हाई कोर्ट में केस लिस्ट हो रहा है या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको गिरफ्तार न किया जाए, इस तरह के ऑर्डर हाई कोर्ट पास कर देगी। क्वेस
सैकड़ों मामलों में कहीं एक मामला होता है जो पूरी तरह से फर्जी होता है, लेकिन अरेस्ट स्टे वगैरह आसानी से मिलता है और ये मिल भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आपको ये अरेस्ट स्टे मिल भी जाता है। अब जब आपको अरेस्ट स्टे मिल गई हाई कोर्ट से, तब आप अपने क्लाइंट को आश्वस्त कर सकते हैं कि अब आप जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, जब दरोगा जी बुलाएं तब जाओ तुम, और तुम्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अब तुम बच चुके हो। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट आई तब का मामला जो होगा वो देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर स्टे भी नहीं मिला, अरेस्ट स्टे नहीं मिला, आपने क्वेश्चन फाइल की, अरेस्ट स्टे नहीं मिला, ऐसा भी होता है हाई कोर्ट में, सारे केसों में अरेस्ट स्टे नहीं मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जिसमें अरेस्ट स्टे नहीं मिलता है। अब आपके पास जब अरेस्ट स्टे भी नहीं मिला, आप गए और हाई कोर्ट गए, अरेस्ट स्टे नहीं मिला, तब दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का, अग्रिम जमानत जिसे कहा जाता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको क्या करना है, एफआईआर आपके पास होगी, जो मैंने प्रक्रिया बताई, इसी प्रक्रिया से आप एफआईआर निकलवा चुके होंगे। इसी एफआईआर को संलग्न करते हुए आप अपना सारा ग्राउंड लिखते हुए पहले अपने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल करेंगे। एंटीसिपेटरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में ना फाइल होगी, डायरेक्ट सेशन कोर्ट में फाइल होगी, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी नहीं फाइल होगी। वैसे इस मामले में एक्सेप्शन है, कई बार डायरेक्ट हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल की जा चुकी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपकी डायरेक्ट एंटीसिपेटरी फाइल नहीं होगी। क्या होगा, आपको सेशन कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल ड्राफ्ट करनी होगी और उसे फाइल करना होगा। सेशन कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट मिल जाएगा। आपको एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल करनी होगी, कैसे ड्राफ्ट करनी होगी, ये छोटा सा मॉडल में बता दे रहा हूं आपको। यहां सबसे ऊपर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो भी जिला है आपका वहां यहाँ ऊपर लिख देंगे आप, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे अग्रिम जमानत मुकदमा अपराध संख्या अंतर्गत थाना जिला, ये आप लिख देंगे। और फिर इसके बाद में आप नीचे अपना नाम लिख देंगे और इसके बाद में अपने ग्राउंड लिखना प्रारंभ करेंगे। आपको अपने सारे ग्राउंड्स लिखने हैं कि किस आधार पर आप निर्दोष हैं, ये सारी चीजें बतानी है। इसके बाद में आपको एक सेक्शंस ऐड कर देनी होती है उसमें, मैं ये बताया दे रहा हूँ, ये सेक्शंस आप उसमें ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। यह कि आवेदक जैसे एवं जब पुलिस द्वारा बुलाया जाएगा तब अन्वेषण में शामिल होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 सब क्लास 2 के अधीन वर्णित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा। जो भी एंटीसिपेटरी की शर्तें होती हैं उसका हम अनुपालन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जब मुझे बुलाया जाएगा तब मैं आता रहूंगा, आप मुझे अग्रिम जमानत दे दीजिए। ये ग्राउंड्स आप ले लीजिएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले जो हैं वो अंग्रेजी में एक ग्राउंड लिख देंगे, बाकी सेम प्रोसेस उसी तरह से करेंगे। ये आप अंग्रेजी में भी आप अपना एक लिख देंगे, ठीक है। दैट द एप्लीकेंट विल ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन कॉल्ड बाय द पुलिस एंड शैल कंप्लाई विथ ऑल द कंडीशंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 438 सब क्लास 2 CRPC। ये आप एक पॉइंट लिखना जरूर लिखना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको लिखते हुए आप एंटीसिपेटरी बेल क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप ये अपना एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे, ठीक है। अब जब आप एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे तो वहां आप अपनी आर्ग्यूमेंट करेंगे। पहले थाने से रिपोर्ट आएगी कि आप वांछित हैं इस मामले में, आप अभियुक्त हैं या नहीं है, तो पहली डेट पर कॉल फॉर रिपोर्ट ही होती है। थाने से रिपोर्ट आएगी, थाने से रिपोर्ट आने के बाद में आपके एक डेट लगेगी, इसके बाद में आपके एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होगी। आप एंटीसिपेटरी बेल में जाकर आर्ग्यूमेंट करेंगे, अपने सारे तथ्य को बताएंगे। अगर जज साहब को लगेगा कि हाँ आपके केस में दम है तो आपको वहीं से एंटीसिपेटरी ग्रांट कर देंगे। अब जब एंटीसिपेटरी आपकी ग्रांट हो जाएगी तब भी आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आप जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, जैसे आईयू जहां बुलाए वहां जा सकते हैं। अब बताते हैं आपको प्रैक्टिकल क्या चल रहा है, जैसे जिसमें 7 साल से ऊपर की सजाएं हैं, 10 साल हैं, 20 साल हैं, 15 साल हैं, ऐसे आजीवन कारावास है। ऐसी जो सेक्शंस हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में फाइल तो होती है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में सेशन कोर्ट से ग्रांट नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ डिसमिस कराने के लिए ही एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है कि भाई यहाँ से डिसमिस कराओ, हाई कोर्ट चलो।
तो अगर आपकी बेल एंटीसिपेटरी बेल यहां से डिसमिस हो जाती है, तब सेम एंटीसिपेटरी बेल आप ले जाकर हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। हाई कोर्ट में जब आपकी एंटीसिपेटरी पड़ेगी तो वहां भी सारी प्रक्रियाएं होंगी, वहां भी आपके आर्ग्यूमेंट होंगे। अगर हाई कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अगर आपके खिलाफ चार्जशीट आई तो देखा जाएगा। अगर हाई कोर्ट से भी आपकी बेल एंटीसिपेटरी नहीं हो रही तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एक 376 के मामले में मेरे न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ग्रांट हुई ना हाई कोर्ट से ग्रांट हुई। ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट से ही बेल ग्रांट हो जाती है, लेकिन उस मामले में नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट से बेल ग्रांट हुई, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई। ऐसा नहीं है एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, एंटीसिपेटरी बेल मिलती है अगर आप अच्छे से सारी चीजों को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल यहां से मिल गई तो आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं कि कहां अब वो जेल नहीं जाएगा। ये प्रक्रिया हुई कि अगर 7 साल से ऊपर की सजा वाले सेक्शंस में आपके क्लाइंट के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, एफआईआर पंजीकृत हो गया। अब यहां एक स्थिति छूट रही है, मेरे हिसाब से उसको भी कवर कर लिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे, चार्जशीट के बाद से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका क्लाइंट, मान लिया आपके क्लाइंट के खिलाफ ऐसे एफआईआर पंजीकृत हुई है जिसमें कि सेक्शंस ऐसी लगी हैं जिसमें सजाएं 7 साल या 7 साल से कम ही है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी बेल करवा दीजिए, मैं मानता हूं कि मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी लेकिन मेरी बेल करवा दीजिए, और चार्जशीट भी नहीं आई है, अभी एफआईआर ही लिखा गया है, तो कैसे क्या होगा पूरा मामला। तो अगर आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन होगा। एंटीसिपेटरी बेल, मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि मैंने 10 साल वाले में बताई, 7 साल से ऊपर वाले में तो उसी में है। आप एंटीसिपेटरी बेल 7 साल या 7 साल से कम वाली सजाओं में भी फाइल कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल। आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल फाइल करवा कर उनकी अग्रिम जमानत करवा दीजिए। या अग्रिम जमानत नहीं करवानी है, रेगुलर बेल करवानी है, तो आपको बेल एप्लीकेशन अपना ड्राफ्ट करना होगा। बेल एप्लीकेशन के साथ में एक वांछित रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र वास्ते मंगाए जाने वांछित रिपोर्ट, ये भी एक एप्लीकेशन अपने बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन के साथ आपको संलग्न करना होगा और उसे ले जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट करना होगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगी, कॉल फॉर रिपोर्ट कर देगी थाने से कि बताइए ये फला फला अपराध संख्या में कह रहे हैं मैं वांछित हूं, क्या वांछित हैं। अगर वहां से थाने से रिपोर्ट आ गई कि आप मामले में वांछित हैं तो आपकी बेल हो जाएगी बिना चार्जशीट आए। आपकी बेल हो जाएगी। 7 साल या 7 साल से कम है, उसमें सत्येंद्र कुमार अंटिल का डायरेक्शन ही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपकी बेल हो ही जानी है। तो अगर वो क्लाइंट आपका चाहता है कि बिना चार्जशीट आए मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी गई, तुरंत मेरी बेल हो जाए, तो आप बेल करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप करवा सकते हैं। वांछित रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी अगर रेगुलर बेल में जाएंगे, अगर एंटीसिपेटरी में जाएंगे तो उसमें तो कॉल फॉर रिपोर्ट होती ही है। तो दोनों करवा सकते हैं आप, चाहे सजा 7 साल या 7 साल से कम है या 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, आप सारी स्थितियों में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। अभी उसमें जो 7 साल से ऊपर वाली सजाएं है उसमें रेगुलर बेल इसलिए फाइल नहीं की जाती है क्योंकि रेगुलर बेल जब आप फाइल करेंगे तो तुरंत जेल चले जाएंगे और उसी से बचाना है आपको, इसलिए उसमें एंटीसिपेटरी ही फाइल करनी है। इसमें दोनों फाइल कर सकते हैं, आप रेगुलर बेल भी फाइल कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया इन सारी स्थितियों में कि आपको अगर आपके क्लाइंट के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत होने वाली है तो आपको इंस्टेंट क्या करना है। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियोज में अब बताते हैं कि अगर आपके क्लाइंट के खिलाफ चार्जशीट आ गई तब क्या होगा, चार्जशीट आने के बाद में क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये अगली वीडियो के लिए रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सबसे निवेदन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ये सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा। अब आपको लगभग रेगुलर वीडियोज भी मिलेंगी, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव करके भी रख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा नए वक्ताओं तक पहुंचाइए क्योंकि सबको ये लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।